हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पायरेशन प्लांट्स। जी हाँ, प्लांट में रेस्पायरेशन को ही आज हम पढ़ेंगे। प्लांट भी रेस्पायर करते हैं और किस प्रकार से रेस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है, ऐसा कौन से ऑर्गन्स प्लांट में होते हैं जो रेस्पायर कर पाते हैं ये, और रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, किस प्रकार का ये प्रोसेस है, जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में। प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन एंड दे कैन ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार से हम रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और CO2 बाहर निकलता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी रेस्पायरेशन होता है। इसमें इन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और CO2 बाहर निकालते हैं। Plant, unlike animals, does not have any specialized organ for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. ये प्लांट्स जो होते हैं उनमें एनिमल की तरह कुछ ऐसे ऑर्गन्स तो नहीं पाए जाते, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाए जाते, बट उनमें एक नेचुरल ओपनिंग के फॉर्म में स्टोमेटा तथा लेंटिसल्स पाए जाते हैं इस पर्पस को पूरा करने के लिए, यानी कि रिस्पायरेशन को पूरा करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि रेस्पायरेशन के दौरान आखिर होता क्या है। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या क्या इवेंट्स होती हैं इसकी मैकेनिज्म के अंतर। तो और हम एरोबिक रेस्पायरेशन लेके चलेंगे। एरोबिक रेस्पायरेशन, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी एंड रिलीज एज प्रोडक्ट। रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो उपयोग में आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ATP का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है और एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। एक प्रकार से हम इसकी इक्वेशन को देखें तो जस्ट फोटोसिंथेसिस के ये अपोजिट होती है। देखिए, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में 6CO2 6H2 प्लस एनर्जी की आवश्यकता होती है, C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है। जबकि एरोबिक रेस्पायरेशन में C6H12O6 का ऑक्सीडेशन होता है, 6O2 की प्रेजेंस में 6CO2 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स और एनर्जी का निर्माण होता है। तो रेस्पायरेशन की हम रिएक्शन को देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, कई एंजाइम की प्रेजेंस में जो बायोलॉजिकल फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स और CO2 का बनना होता है और 38 ATP का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि रेस्पायरेशन में के दौरान क्या इवेंट्स हुए, तो हमने बात की। अब रेस्पायरेशन के दौरान यानी कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं और क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में और प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं या प्राप्त होते हैं। तो रॉ मटेरियल की हम बात करें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और प्रोडक्ट के रूप में हमें 38 ATP प्राप्त होते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की डेफिनेशन को। हम एक सिंपल वे में, इससे पहले हमने दो जो पॉइंट्स जानी, सिंपल वे में रेस्पायरेशन को डिफ़ाइन करेंगे। हाँ, और रेस्पायरेशन को जानने से पहले, रेस्पायरेशन को डिफ़ाइन करने से पहले हमें एक बात और देखनी है कि रेस्पायरेशन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, क्या रेस्पायरेशन के दौरान हो रहा है, रेस्पायरेशन क्या है, और रेस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी क्या होती है, कहाँ स्टोर रहती है, किस फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। तो एनर्जी इज स्टोर्ड एज ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स। एनर्जी इज रिलीज व्हेन ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। Potential energy in food is converted into kinetic energy. Energy releasing and energy supplying process
द एनर्जी रिलीज इन टू टाइप्स, हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की डेफिनेशन को लेके। इट इज एन इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच complex organic substances are broken down into simpler substances with stepwise release of energy। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो फूड मटेरियल होता है, ये भी जानेंगे हम फूड मटेरियल क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। जो फूड मटेरियल होता है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को ही रेस्पायरेशन कहते हैं। और रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, जिसमें सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का, जिसमें एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्टेड हो जाते हैं और इस क्रिया में एनर्जी निकलती है। इस क्रिया में ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो स्टोर्ड केमिकल व पोटेंशियल एनर्जी है वो रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, जो फूड मटेरियल है या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच are oxidized in cellular respiration for releasing energy are called respiratory substrate। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं कि टाइप्स की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात यदि हम करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सुक्रोज के फॉर्म में हो सकता है। फैट की बात करें तो व्हेन कार्बोहाइड्रेट are exhausted, fat are used as respiratory source। प्रोटीन्स की बात करें तो used as respiratory substrate under starvation। तो इस प्रकार से ये सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, में रेस्पिरेशन के दौरान कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स। तो रेस्पिरेशन को हम देखें तो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी रिएक्शन को भी इस प्रकार हम लिख सकते हैं C6H12O6 + 6O2 और जो प्रोडक्ट बनेंगे 6CO2 6H2O + 38 ATP। यदि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती जिसके लिए। तो द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसकी इक्वेशन को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं C6H12O6 और जो प्रोडक्ट बनता है वो एथाइल अल्कोहल बनता है 2C2H5OH + 6CO2 + 2 ATP। तो ये तो बात रही रेस्पिरेशन की टाइप्स की। दो प्रकार के रेस्पिरेशन हमने देखे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे इन दोनों टाइप के जो रेस्पिरेशन होते हैं इनके बीच क्या संबंध होता है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एरोबिक तथा एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक निश्चित स्टेज कॉमन होती है और तथा इस क्रिया में पायरुविक एसिड बन जाने के बाद एरोबिक तथा एनारोबिक रेस्पिरेशन में यह पायरुविक एसिड CO2 व वाटर बनाता है, जबकि
हम देखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड बना लेगा और CO2 बना लेगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल व CO2 बनते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक जो कॉमन स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस की है, जिसमें पायरुविक एसिड तक बन जाता है, पायरुविक एसिड बनने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड CO2 और वाटर बना लेता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल व CO2 बनाता है। तो अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक जो एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात करने जा रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन कौन सी स्टेप इसमें होंगी। सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें 4 स्टेप होती हैं। मतलब जो मैकेनिज्म की बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो कुल मिलाकर एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट जो ब्रेक डाउन है उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और दूसरी स्टेप हो सकती है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुवेट, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना। अगली स्टेप है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड, इसको साइकिल बोल सकते हैं, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस प्रकार से यह इवेंट जो होती हैं इस सेलुलर रेस्पिरेशन में होती हैं। एकदम इसकी सिनॉप्सिस देखें तो देखिए ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई, विदाउट ऑक्सीजन हो सकती है या विद ऑक्सीजन हो सकती है। तो विदाउट ऑक्सीजन जो होती है एनारोबिक, उसको हम फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। जो एरोबिक होती है सेल रेस्पिरेशन में, उससे एसिटाइल, इस पायरुविक एसिड से जो ग्लाइकोलाइसिस हुई से पायरुविक एसिड बने, उसका एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो कुल मिलाकर एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को हम निम्न 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन is completed in glycolysis, oxidative carboxylation यानी कि एसिटाइलेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि रेस्पिरेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप होती हैं, उन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो आज के लिए इतने वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों स्टेप को अलग अलग पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस एंड एसिटाइलेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। धन्यवाद।